देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में वो जुडिशल रिव्यू करे। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार देता है कि कोई आदेश, कोई कानून अगर बना है या एग्जीक्यूटिव ने, कार्यपालिका ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है तो कहीं उससे मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस बात का रिव्यू, इस बात का न्यायिक पुनरीक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है मूल अधिकार के उल्लंघन पर, या कोई कानून बना है, कानून की संवैधानिकता जांचनी है, तो कानून के मूल अधिकार के संदर्भ में संवैधानिकता जांचने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 में है। देखिए, कोई कानून मूल अधिकार का वायलेशन कर रहा है तो माने संवैधानिक नहीं है वो, लेकिन कोई कानून तब भी संवैधानिक नहीं होगा कि जब मूल अधिकार से भिन्न किसी अन्य प्रोविजन का वायलेशन कर रहा है, तब भी संवैधानिक नहीं होगा कोई कानून। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिकता का यह संदर्भ देखती है कि कहीं मूल अधिकार का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई कानून जो है असंवैधानिक हो मगर उसमें मूल अधिकार का इशू नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत उसको नहीं जांचेगी। उसके लिए कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून का रिव्यू, पुनरीक्षण या समीक्षा करती है तो उसमें इस बात का ध्यान रखती है कि मामला जो है मूल अधिकार के उल्लंघन का होना चाहिए। ठीक, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के उल्लंघन की दिशा में, मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में कानून की संवैधानिकता की जांच करती है, मूल अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में न्यायिक पुनरीक्षण करती है। मूल अधिकार का इशू वहां जरूर होना चाहिए अनुच्छेद 32 के मामले में। तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब आप देखिए कि क्या यह कानून संवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा पहले यह बताओ कि क्या मूल अधिकार का कोई इशू आ रहा है। नहीं, मूल अधिकार का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हमें देखना है कि क्या यह कानून संवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उसको नहीं सुनेगा। यहां तक बात समझ आ गई? इस बात को लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता, किसी कानून की संवैधानिकता अथवा 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 न्यायिक पुनरीक्षण, अथवा न्यायिक पुनरीक्षण जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ब्रैकेट में जुडिशियल रिव्यू अथवा न्यायिक पुनरीक्षण, ब्रैकेट में जुडिशियल रिव्यू, ब्रैकेट बंद, तभी करती है जब उसमें मूल अधिकार के उल्लंघन का मामला हो। या मूल अधिकार का मुद्दा, मूल अधिकार का विवाद शामिल हो। ठीक, इसका सीधा शास्त्र इतना है कि अगर मूल अधिकार का इशू नहीं है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विचार नहीं करेगी। अब आगे की रीट है, आगे की रीट है मैंडेमस। मैंडेमस, परमादेश, हिंदी में कहेंगे परमादेश, मैंडेमस या परमादेश। पहले उसको समझ लीजिए क्या है परमादेश। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये उन मामलों में जारी किया जाता है, ये किसी निजी व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता। ये हमेशा जो है किसी पब्लिक अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जारी किया जाएगा।
जिसके पास जो है एक लीगल ड्यूटी, उसकी उसकी एक जो है पब्लिक ड्यूटी है, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को वो करने से मना कर रहा है या करने में विफल हो गया है, करने से चूक गया है। मान लीजिए कानपुर में डेंगू फैला हुआ है और डेंगू फैलने का कारण यह है कि साफ सफाई पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो कानपुर डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ सफाई का प्रबंध करे, नगर निगम के माध्यम से नगर निगम को आदेश दे, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उसके ऊपर कानपुर डीएम है, कानपुर डीएम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें क्या किया जाएगा, कोई व्यक्ति जो है कोर्ट जाएगा और कहेगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो रही है और स्वास्थ्य का अधिकार मुझे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है, इसलिए जो है कानपुर डीएम जिसने अपनी पब्लिक ड्यूटी को करने में विफल रहा है, जो अपनी पब्लिक ड्यूटी को करने से चूक गया है या करने से उसने मना किया है, मना कर रहा है, तो कोर्ट जो है कानपुर डीएम को आदेश देगी कि आप जो है अपने इस कार्य को कीजिए। तो परमादेश क्या होता है, उच्चतर न्यायपालिका द्वारा, माने रिट कौन जारी करेगा, रिट जारी करेगा या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, इसमें हम मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं तो हम अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कानपुर डीएम को आदेश देगा कि आप अपने उस कर्तव्य को करिए, अपने उस पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए जिसको अभी तक आपने नहीं किया है, जिसको करने से आप चूक गए हो, जिसको करने में आप विफल रहे हो, आदेश दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिए जो परमादेश है ये न्यायालय द्वारा किसी सरकारी व्यक्ति को, किसी सरकार को, किसी सरकारी संस्था को, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, किसी पब्लिक बॉडी को जारी किया जाएगा जिसका कानूनी दायित्व है किसी कार्य को करने का, वो अपने उस कानूनी, अपने उस लोक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है या करने से उसने इनकार कर दिया है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता, जबकि हेबस कॉर्पस में हम निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी आदेश जारी करते थे कोर्ट द्वारा। समझ, लिख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखेंगे मैंडेमस है, हिंदी में परमादेश, अंग्रेजी में मैंडेमस, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था वहां पर देवनागरी में लिखा होगा मैंडेमस, परमादेश लिखा ही नहीं होगा। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ब्रैकेट में वी कमांड, ये अंग्रेजी के शब्द को भी याद रखना है, वी कमांड। न्यायपालिका द्वारा यह रिट तब जारी की जाती है, न्यायपालिका द्वारा यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी लोक प्राधिकारी ने, जब किसी लोक प्राधिकारी ने, माने पब्लिक अथॉरिटी, कोई प्राइवेट व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, ठीक, जब किसी लोक प्राधिकारी ने अपने अपने लोक दायित्व, ब्रैकेट में लिख लीजिए विधिक दायित्व, विधिक माने ये कानूनी बाध्यता है, उसको काम करना है, वो पब्लिक अथॉरिटी है, उसका ये कानूनी दायित्व है। लोक प्राधिकारी ने अपने लोक दायित्व, जो उसका जो पब्लिक ड्यूटी है, माने लोक दायित्व माने पब्लिक ड्यूटी है उसकी, जिसका काम है लोक दायित्व, ब्रैकेट में विधिक, विधिक कर्तव्य, विधिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटी, इसको करना माने इसमें बाध्यता है। जब किसी लोक प्राधिकारी ने अपने लोक दायित्व का निर्वाह करने में, लोक दायित्व का निर्वाह करने में या तो विफल रहा है, या तो विफल रहा है, अथवा
चूक गया है या मना किया है या उसने मना कर दिया है। पहला चीज कीजिए, न्यायालय द्वारा देखो, जब हम कहते हैं न्यायालय, इसका अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए अनुच्छेद 32 की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 226 की बात हो रही है तो हाई कोर्ट है। इसके अलावा और कोई रेट जारी नहीं करती है न्यायालय। न्यायालय द्वारा उस अधिकारी को आदेश दिया जाता है, न्यायालय द्वारा उस अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपने उस विधिक दायित्व को पूरा करे। अपने विधिक दायित्व को पूरा करे। पैरा, हाँ, जो भी संबंधित अधिकारी होगा, हमने डीएम की बात करी है, जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो नगर निगम को जो आदेश दे। हाँ, वो जो जिस व्यक्ति का लोक दायित्व है वो उस काम को नहीं कर रहा है और उससे हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि मूल अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो मूल अधिकार की रक्षा के लिए रिटें जारी की जा रही हैं। ठीक, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यहां काम नहीं कर रहे हो तो आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप काम कीजिए। आपने काम करने से इंकार कर दिया है या आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। वो आदेश क्या दिया जा रहा है कि काम करिए, वो काम जो आपका विधिक दायित्व है करने का, और जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति का या जो पीड़ित पक्ष है उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक, तो बात सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी की नहीं है, ये कोई सरकारी संस्था हो सकती है, कोई लोक निकाय हो सकता है, कोई निगम हो सकता है, सरकार हो सकती है, यहां तक कि कोई अधीनस्थ न्यायालय, कोई निचली कोर्ट भी हो सकती है। परमादेश जो है न सिर्फ प्रशासन को बल्कि अदालतों को भी, उच्च अदालत द्वारा निचली अदालतों को भी जारी किया जा सकता है। अगर वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो उनको कहा जा सकता है अपने दायित्व का निर्वाह करिए। किसी ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल का जो है विशेषीकृत न्यायालय होते हैं जो सिर्फ एक खास प्रकार के ही मुकदमों को सुनते हैं, जिसको कहते हैं अधिकरण या न्यायाधिकरण। एक होता सामान्य न्यायालय, सामान्य न्यायालय में हर मामले सुने जाते हैं। टैक्स का मामला है सुना जाएगा, हाईकोर्ट जाइए, टैक्स का मामले पर वहां पर काम होता है, वहां पर पर्यावरण के मामले पर भी काम होता है, वहां प्रशासनिक मामलों पर भी काम होता है। एक सामान्य न्यायालय होते हैं, एक ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ होता है जिसको हम लोग जिसको लोग बोलचाल में अदालत कहते हैं। वहां कैसा भी विवाद हो सब सुना जाएगा। एक विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं जो एक खास प्रकार के ही विवाद को सुनते हैं, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम सुना आप लोगों ने, हरित न्यायाधिकरण। यहां पर्यावरण के मामले ही सुने जाएंगे, इसके अलावा कोई मामला नहीं सुना जाएगा। ऐसे टैक्स के लिए कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है। ऐसे अलग मामले होते हैं जहां पर उसके लिए एक खास ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। उस ट्रिब्यूनल में उस विषय के विशेषज्ञ बैठते हैं। उस ट्रिब्यूनल में न सिर्फ लीगल एक्सपर्ट जो विधि के ज्ञाता हैं, जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, लॉ के जानकार हैं, न सिर्फ वो बैठते हैं, माने जज भी बैठेगा, वहां कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठेंगे जिन्होंने एक लंबा समय उस क्षेत्र को दिया है। इन लोग मिलकर और सिर्फ एक खास प्रकार के मामलों को ही सुनते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल में सिर्फ पर्यावरण के मामले ही सुने जाएंगे, इसके अलावा कोई मामला नहीं सुना जाएगा, तो उसको किसे ट्रिब्यूनल। ठीक, तो परमादेश न सिर्फ प्रशासन को, लोक प्राधिकारी को जारी किया जाता है बल्कि निचली अदालतों को भी जारी किया जाता है। हाई कोर्ट जो है कानपुर जनपद न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है परमादेश जारी कर सकती है। अगर कुछ ऐसा मामला जाता है कि आपने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। ठीक, किसी ट्रिब्यूनल को जारी कर सकती है कि आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हो,
तो चाहे न्यायिक बॉडी हो, चाहे जुडिशल बॉडी हो, क्वासी जुडिशल बॉडी हो जिसको कहते हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं, जुडिशल बॉडी हो, क्वासी जुडिशल बॉडी हो, इंफीरियर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, सरकार हो, सरकार के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध कोई शिकायत पहुंचती है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है और उससे जो है नागरिक के मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जहां मामला गया है वहां से रिट जारी की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार को। अब उत्तर प्रदेश सरकार में किसको जारी की जाएगी? यहाँ का जो मुख्य सचिव है उसको जारी की जाएगी उत्तर प्रदेश का। ठीक, क्या समझ में आ क्या? आगे ना पढ़े ना है, अब लिखा दे हैं। हाँ लिखिए, इसी पैरा चेंज करके इसी प्रयोजन के लिए, माने उपरोक्त, इसी प्रयोजन के लिए, इसी प्रयोजन के लिए, इसी प्रयोजन के लिए इसी प्रयोजन के लिए यह रिट या परमादेश रिट, इसी प्रयोजन के लिए परमादेश रिट किसी किसी अधीनस्थ न्यायालय, किसी निचली न्यायालय कॉमा ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय जिसको कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, सरकार निगम आदि के विरुद्ध जारी की जा सकती है, आदि के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अपवाद देख लीजिए, इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शन। परमादेश रिट या इसका क्या ऐसे अंग्रेजी में लिखिए, मैंडेमस रिट, आपके बाद मैंडेमस नाम लिखिए इसका, मैंडेमस रिट निम्नलिखित के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होंगी, निम्नलिखित के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होंगी। परमादेश रिट निम्नलिखित के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होंगी। किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध, किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध ऐसे कर्तव्य, पॉइंट 2, ऐसे कर्तव्य जो स्वैच्छिक या विवेकाधीन है, ऐसे कर्तव्य जो स्वैच्छिक या विवेकाधीन है, ऐसे कर्तव्य जो स्वैच्छिक या विवेकाधीन है, अर्थात उनमें कोई विधिक बाध्यता नहीं है, अर्थात उनमें कोई विधिक बाध्यता नहीं है। देखिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जो स्वैच्छिक होते हैं, आप पब्लिक अथॉरिटी हैं, आप सरकारी संस्था हैं, आपके ऊपर बहुत सारे विधिक दायित्व हैं, आपको करने होंगे। कुछ कार्य ऐसे होंगे जो आपकी स्वेच्छा के होंगे, आपके विवेक पर निर्भर करेंगे कि आप यदि उचित समझे तो करें, उचित ना समझे तो ना करें। तो ऐसे कार्यों को कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज। तो अगर ड्यूटीज का नेचर डिस्क्रिशनरी है, अगर कर्तव्य का चरित्र जो है विवेकाधीन है, स्वैच्छिक है, तो
तो वहां पर जारी नहीं की जाएगी। ये जारी तभी की जाती है जब आपके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी होती है, जो आपको करना है, आपकी बाध्यता है, उसको आप नहीं कर रहे हो, तब जारी की जाती है। तो देखिए, निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध तो जारी नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध जारी की जाएगी जो लोक प्राधिकारी हैं। वहां पर भी अगर उनके पास कोई ऐसा कर्तव्य है जो स्वैच्छिक है तो जारी नहीं की जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, कोर्ट इनको आदेश नहीं दे सकता। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके विरुद्ध भी जो है ये रिट जारी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको आदेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट की हैसियत नहीं है कि इनको आदेश दे, ए राष्ट्रपति इतनी देर से बिल अटका पड़ा है, चलो सिग्नेचर करो, तुम्हारा विधिक दायित्व है। ठीक, इनके विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, ये सब इनकी स्पेशल प्रोटेक्शन होते हैं। इसके अलावा देखिए, हमने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। अब कार्यकाल के बाद प्राइवेट व्यक्ति होगा, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध तो जारी नहीं की जाती है। भाई किस काम के लिए जारी की जा रही है? आपके ऊपर जो लीगल ड्यूटी है, तो कार्यकाल में तो आपके पास लीगल ड्यूटी होती है। आप रिटायर हो गए, अब आपके पास कोई लीगल ड्यूटी है नहीं, क्या आप रिटायर होने के बाद आप सिग्नेचर करोगे बिल में या अध्यादेश जारी करोगे? जितने कार्य करोगे अपने कार्यकाल में जारी करोगे, उसके बाद तो आप प्राइवेट पर्सन हो गए। ठीक, तो वहां तो परमादेश तो किसी के विरुद्ध जारी नहीं की जाती, तो जारी की जाएगी आपके लीगल ड्यूटी के लिए जिसको आप कर नहीं रहे हो। राष्ट्रपति कोई लीगल ड्यूटी अपनी नहीं निभा रहा है, उस पर रिट नहीं जारी की जाएगी। दूसरे विकल्प है, किए जाएंगे, उनको आजमाया जाएगा, उस पर कोई महाभियोग लगाया जाएगा, कुछ उसमें दूसरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, कोर्ट के पास जाकर आप कोर्ट से मैंडेमस रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं करा सकते, क्योंकि निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो हाई कोर्ट किसके विरुद्ध जारी कर सकती है? अपने से नीचे की अदालत के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट किसके विरुद्ध जारी कर सकती है? हाई कोर्ट और निचली अदालतों के विरुद्ध। ठीक, लेकिन जब किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध अगर वो न्यायिक हैसियत से काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं की जाती। हाई कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी, जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायिक हैसियत से काम कर रहा होता है तो उसके विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं हो सकता। नहीं, महाभियोग तो तब जारी किया जाता है जब आपने कोई जो है कदाचार किया है, कोई गंभीर अपराध किया है, ठीक, तब महाभियोग लाया जाता है। हर छोटी मोटी बात में महाभियोग नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उनको इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दो प्रकार का काम करता है, एक तो न्यायिक कार्य करता है, कुछ प्रशासनिक काम भी करता है। प्रशासनिक काम के रूप में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनको कंट्रोल करता है, उनका सुपरविजन करता है, उनका सुपरिटेंडेंट होता है, उनके बारे में बहुत सारी चीजें तय करता है। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दो प्रकार के काम करता है, एक न्यायिक कार्य, एक प्रशासनिक कार्य। यह बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दो प्रकार के काम करता है, एक तो न्यायिक कार्य जब वो अपना न्याय करता है, एक प्रशासनिक कार्य जब वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कंट्रोल करता है, उनका सुपरविजन करता है। ये समझ लीजिए कि किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो दो प्रकार के काम करता है। जब क्लास में खड़ा होगा, वहां जब पढ़ाएगा तो वो एक शिक्षण का कार्य कर रहा है, लेकिन जब अपने ऑफिस में बैठेगा तो अपने कॉलेज की प्रशासन का काम करेगा। समझ में आ रही है? जो प्रिंसिपल होता है वो प्रशासनिक काम करता है, अपने कॉलेज का प्रशासक होता है। वो नियम बनाएगा, सेट करेगा, किसी की छुट्टी को स्वीकार करेगा, किसी की छुट्टी को अस्वीकार करेगा, ये सारे काम प्रशासनिक काम है। लेकिन जब वो वहां से रूम में आएगा और मान लीजिए फिजिक्स कर रहा है, वो फिजिक्स पढ़ाने लगा, अब वो काम क्या कर रहा है? शिक्षण कार्य कर रहा है, शिक्षक के रूप भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार से ये देखो, कॉलेज का प्रिंसिपल है ना, मेन है ना, उसके पास दो प्रकार का काम हो गया। नीचे के जो टीचर है उनके पास सिर्फ शिक्षण कार्य है। इसी प्रकार से कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, वो दो काम करता है, एक प्रशासनिक काम, एक न्यायिक कार्य। हम ये कह रहे हैं कि परमादेश रिट हमको अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध भी जारी की जाती है,
लेकिन हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जब जो न्यायिक कार्य कर रहा है, तो न्यायिक कार्य में की हैसियत में जब वो काम करता है, तो इस समय जो कार्य कर रहा है उस ड्यूटी के लिए उसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जाएगी। देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब जब न्यायिक हैसियत से कार्य करता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब न्यायिक हैसियत से कार्य करता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब न्यायिक हैसियत से कार्य करता है, इनके विरुद्ध रिटें जारी नहीं की जाती। ठीक। अब देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल अब क्लासरूम में नहीं है, अब अपने ऑफिस में बैठा है और प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहा है। ठीक। तो उच्च न्यायालय का, अब सुनिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तब वो अपने उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के द्वारा जारी किए गए रिट के अधीन होता है। तब उसने अगर कोई गलती की, देखिए उसको प्रशासनिक काम भी करना है, जो उसकी लीगल ड्यूटी है, वो मान लीजिए कोई लीगल ड्यूटी वो नहीं कर रहा है, तो उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध जब वो प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, उस पर रिट जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आपकी शिकायत आई है, आप नहीं कर रहे हो। बस समझ आ गई। लिखिए एनओटीई नोट, एनओटीई नोट। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, जब प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तो वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तो वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों द्वारा जारी किए गए, द्वारा जारी की गई रिट के अधीन होता है, रिट के अधीन होता है। अर्थात 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 उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश उसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, उसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। पूरी बात क्लियर हो गई? अर्थात उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश उसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। ठीक। अगला है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, PROHIBITION, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। ब्रैकेट में लिखिए, मना करने को ब्रैकेट में लिखिए, टू फॉरबिड, फॉरबिड।
टू फॉरबिड, इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। देखिए ये जो रिट है, ये रिट जो है अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल के विरुद्ध जारी की जाती है। ये किसी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। मतलब ये रिट ऊपर की न्यायालय द्वारा, माने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचले न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाएगी। ये सब न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती हैं या ट्रिब्यूनल के विरुद्ध जारी की जाती हैं या ऐसी संस्था के विरुद्ध जो अर्ध न्यायिक हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक, ये कब जारी की जाती है? अगर निचली अदालत किसी केस की सुनवाई कर रही है और सुनवाई करने की प्रक्रिया में जो उसका क्षेत्राधिकार था उस क्षेत्राधिकार को पार कर गई, माने मामला एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का आ गया। मामला आपको इतने अधिकार दे, हर अदालत का क्षेत्राधिकार होता है कि आप इतने से इतने तक मामले सुन सकते हो। इससे बड़ा मामला होगा तो आप नहीं सुनोगे, आप सुनोगे। इससे बड़ा मामला होगा तो आप सुनोगे। या आप किन मामलों की सुनवाई कर सकते हो, किन मामलों की सुनवाई आप नहीं कर सकते हो, ये क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर दिए जाते हैं कोर्ट के। उनका अपनी एक श्रेणी क्रम होता है, उनका अपना पद सोपान होता है, उनकी अपनी हायरार्की होती है। उस हायरार्की के अंतर्गत एक लिमिट पर और एक एरिया के मामले सुन सकते हैं कि किन मामलों को आप सुनोगे, किन मामलों को आप नहीं सुनोगे। अब निचली अदालत को जो क्षेत्र का अधिकार दिया गया है उस मामले को सुन रही है और सुनते सुनते जाने अनजाने उससे और आगे बढ़ गई, माने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर गई, अपने क्षेत्राधिकार को लांघ गई। तो ऊपर की अदालत से नीचे की अदालत को रोका जाता है कि सिर्फ अपनी सीमा में रहो, इससे आगे मत बढ़ो। ठीक, कभी ऐसा भी होता है कि अदालत को वो अधिकार था ही नहीं उसका सुनवाई का, उसके पास क्षेत्राधिकार था ही नहीं और सुनवाई करने लगी तो भी उसको रोका जाएगा। माने ये दो आधारों पर जारी किया जाता है, या तो निचली अदालत के पास क्षेत्राधिकार था ही नहीं, माने मामला था लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार उसके पास था ही नहीं, या मामला है एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार था मगर उतना नहीं था जितना कि आप आगे चले गए। तो जब भी कभी निचली अदालत के पास क्षेत्राधिकार नहीं था और उसने काम कर दिया या काम कर रही है, तुरंत कोर्ट से रोका जाता है कि जो मामला आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको आप सुनवाई कर रहे हैं, एक्चुअली आपके पास तो उसकी सुनवाई का अधिकार ही नहीं है, रोक दो उस मामले को उसी जगह। या फिर आपके पास सुनवाई का अधिकार था मगर जितनी आगे तक आप चले गए उतनी आगे तक आपके पास जाने का अधिकार नहीं था, तो अपने लिमिट बढ़िए, अपने क्षेत्राधिकार को लांघिए नहीं, रुकिए। ठीक, यह है रिट उच्चतर न्यायपालिका द्वारा, यह रिट उच्चतर न्यायपालिका द्वारा निचली अदालतों को, ब्रैकेट लिखिए, जैसे जनपद न्यायालय, जैसे जनपद न्यायालय माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होते हैं, उच्चतर न्यायपालिका द्वारा निचली अदालतों को, ब्रैकेट में जैसे जनपद न्यायालय या न्यायाधिकरण, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण, अथवा अर्ध न्यायिक निकायों, अथवा अर्ध न्यायिक निकायों, अथवा है निचली अदालतों, ब्रैकेट लिखिए निचली अदालत जैसे कि जनपद न्यायालय है, ठीक, ब्रैकेट बंद, ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण, या फिर अर्ध न्यायिक निकायों, क्वासी जुडिशल बॉडीज, अथवा अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध निम्नलिखित
निम्नलिखित आधारों पर जारी किए जा सकते हैं। निम्नलिखित आधारों पर जारी किए जा सकते हैं। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, नंबर 1, जब न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के अभाव में, क्षेत्राधिकार के अभाव में कार्य किया है, माने क्षेत्राधिकार था ही नहीं आपके पास, जब न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के अभाव में कार्य किया है। समझ गए ना? यह है लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। पॉइंट 2, जब न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाके काम किया है, जब न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के परे जाके काम किया है, जो क्षेत्राधिकार था उससे ज्यादा आप बढ़ गए। क्षेत्राधिकार तो आपके पास था, लेकिन आप उससे आगे बढ़ गए जब न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाके काम किया है। काम काम कर रही है या नहीं है, लेकिन ये काम कर रही है। दोनों पॉइंट में क्या लिखा है? पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि अभाव में कार्य किया है, नहीं, काम कर रही है। किया है नहीं, यहां तो काम हो चुका ना, काम कर रही है, मैंने काम खत्म नहीं हुआ है, तभी तो जारी किया जाएगा। जब न्यायालय क्षेत्राधिकार के अभाव में काम कर रही है। हाँ, तो यही तो लिखा रहे हैं, काम कर रही है। दूसरा है, सेकंड पॉइंट है, वहां भी कर रही कर दीजिए, क्षेत्राधिकार के परे जाके काम कर रही है, माने वर्तमान है, काम हो नहीं गया है, काम अभी चल रहा है, पेंडिंग है। ठीक, देखिए अपवाद, अपवाद, अपवाद। यह रिट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं होगी। यह रिट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं होगी। नंबर 1, या एबीसीडी करके लिख लीजिए। किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध, किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध पॉइंट बी, प्रशासनिक प्रशासनिक प्राधिकारी के विरुद्ध, प्रशासनिक प्राधिकारी के विरुद्ध, इनके विरुद्ध भी रिट जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि रिट ऊपर की अदालत से निचली अदालत को जारी किया जा रहा है। ठीक, प्रशासनिक प्राधिकारी के विरुद्ध, विधायी निकाय के विरुद्ध, अदालत किसी विधानसभा को या संसद के विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकती। विधायी निकाय के विरुद्ध, ठीक। देखिए नोट, NOTE नोट, जहां जहां मैंडेमस, जहां मैंडेमस में कोर्ट द्वारा में न्यायालय द्वारा कार्य करने का निर्देश दिया जाता है, जहां कार्य करने का निर्देश दिया जाता है, वही वही ये जो प्रतिषेध है, वही प्रोहिबिशन में, वही प्रोहिबिशन में, माने जो ये रिट चल रही वर्तमान, वही प्रोहिबिशन में
कार्य ना करने का निर्देश होता है। वही प्रोविजन में कार्य ना करने का निर्देश होता है। बात समझ में आ गई? ठीक। मैंडेमस क्या है? कोर्ट डायरेक्ट एक्टिविटी, काम कीजिए। और प्रोविजन क्या है? कोर्ट डायरेक्ट इन एक्टिविटी, काम मत कीजिए। नोट में दूसरा पॉइंट लिखिए, मैंडेमस कब जारी की जाती है? मैंडेमस तब जारी की जाती है जब निचली न्यायालय में, जब निचले अदालत में मामला लंबित, मामला लंबित, लंबित पर यूं लिखिए, लगाइए विचाराधीन। जब मामला लंबित या जिसको कहते हैं विचाराधीन, विचाराधीन, विचाराधीन हो। ठीक। अब बात समझ आ गई? हमने उसमें राही रहीकों का प्रयोग किया था। अगर मामला हो ही गया है, मामला निपट गया, तो अब आप क्या जारी करोगे? अब वहां पर प्रोविजन का बात खत्म हो गई। प्रोविजन का के हाथ से बात निकल गई। प्रोविजन में रोका जाता, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आपके अधिकार में नहीं है, रोका जा रहा है मामला। तो जब मामला निचली अदालत में पेंडिंग है, आप जल्दी से जाइए ऊपरी अदालत में, रुकवा दीजिए काम को, केस को रुकवाइए। केस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, इसकी तो अथॉरिटी नहीं है। इट इज बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ दैट कोर्ट टू हियर द मैटर। ठीक। तो दो बातें याद रखनी है कि प्रोविजन में जहां मैंडेमस में काम को करने का निर्देश होता है, कि आप अपने ऑफिशियल ड्यूटी को आपने भुला रखा है, ध्यान दीजिए, करिए। वही मैंडेमस में काम ना करने का निर्देश होता है, रुक जाइए, जहां पर उसी जगह रुक जाइए, काम को रोकिए। ठीक। दूसरा, ये तभी जारी हो सकती है जब मामला लंबित हो, विचाराधीन हो, पेंडिंग हो जब मामला। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मजा आ रही है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हैं? आ रही है। सर्टी अरवई, नेक्स्ट है सर्टी अरवई। सर्टी अरवई, हिंदी में कहेंगे इसको उत्प्रेषण। नेक्स्ट, सर्टी अरवई, उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उत माने ऊपर, और प्रेषण माने भेजो, इधर लाओ। ठीक। उत्प्रेषण। लेकिन शाब्दिक अर्थ हम ही तो हिंदी में हम लोगों ने सर्टी अरवई को हमने हिंदी बनाया उत्प्रेषण, लेकिन जो लैटिन का जो अंग्रेजी शब्द है सर्टी अरवई, इसका शाब्दिक अर्थ है टू बी इंफॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड। ठीक। तो इसका शाब्दिक अर्थ आप ये नहीं कहोगे ऊपर भेजो, ये तो समझने के लिए है। शाब्दिक अर्थ वही होगा जो सर्टी अरवई का अंग्रेजी में बनाया गया है। ठीक। तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना, टू बी सर्टिफाइड, या सूचित करना। तो पहले हिंदी में लिख लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना अथवा सूचित करना। इसका इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना या सूचित करना। अंग्रेजी में भी लिखिए, ब्रैकेट में प्रमाणित करना, टू बी सर्टिफाइड, ब्रैकेट में लिखिए टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना या सूचित करना, टू बी इंफॉर्म्ड।
टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रमाणित करना या सूचित करना। अंग्रेजी में लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। जिस प्रकार से आपने जो है प्रोविजन पढ़ा कि ऊपर की अदालत से नीचे की अदालत को जारी किया जा रहा है, सर्टी अररिंग में भी यह काम होता है, उत्प्रेषण में भी यह काम होता है कि ऊपर की अदालत से निचली अदालत को यह रिट जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? वही दो ग्राउंड यहां पर भी है। जब निचली अदालत में जो है क्षेत्राधिकार के अभाव में काम कर रही है या काम किया है, या क्षेत्राधिकार से परे जाके जितनी शक्ति दी गई थी उस शक्ति से आपने ज्यादा शक्ति हथियार ली, क्षेत्राधिकार से परे जाके काम कर रही है या काम कर दिया है, तो ऐसे समय जो है ऊपर की अदालत नीचे की अदालत को रिट जारी करती है। अगर मान लीजिए काम कर रही है, माने मामला पेंडिंग है, विचाराधीन है, तो उसी समय रोका जाता है, रुको और मामला मेरे पास भेजो, वो सारे दस्तावेज मेरे पास लाओ, हम इस पर विचार करेंगे। और मान लीजिए निचली अदालत ने काम कर दिया है, काम पूरा हो गया, तो भी निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और मामले को अपने पास बुलाया जाता है कि हम इस पर विचार करेंगे। तो जहां आप देखिए कि जहां प्रोहिबिशन, जहां प्रतिषेध का स्वभाव है निवारक, रोकने का, वही उत्प्रेषण का स्वभाव है निवारक भी है और उपचारात्मक भी है। इट इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। वहां पर सिर्फ मामला रोका जाता था कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहिए, यहां पर मामला न सिर्फ रोका जाता है बल्कि उसका उपचार भी कर दिया जाता है, यहां लाइए हम इसको देखेंगे। तो ये निवारक भी है और उपचारात्मक भी है। ये तब भी जारी की जा सकती है जब मामला पेंडिंग है, ये तब भी जारी की जा सकती है कि मामला खत्म हो चुका है, निचली अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया, उसके बाद भी जारी कर दी जाएगी, निचली अदालत के निर्णय को रद्द करके मामला को पास बुलाया जाएगा। अब अगर आपके पास एग्जाम प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत में मामला लंबित है, ठीक, आपके साथ पास एग्जाम प्रश्न आया और विकल्प ए है हेबस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस माने बंदी प्रत्यक्षीकरण, विकल्प बी है मैंडेमस, मैंडेमस माने परमादेश, विकल्प सी है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन माने प्रतिषेध, और विकल्प डी है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण सर्टियररी। ठीक, वो आपको एक विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत में मामला लंबित है। हम पूछ रहे हैं कौन सी रिट निचली अदालत को तब जारी की जाती है जब मामला लंबित हो, जब मामला लंबित हो। मैंडेमस और प्रोहिबिशन क्यों नहीं होगा? निचली अदालत को जारी किया जाता है, तो प्रोहिबिशन के निचली अदालत को जारी नहीं की जाती है, फिर अटक गए। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है। हम पूछ रहे हैं जब निचली अदालत में मामला लंबित है तब निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। सीधा सा प्रश्न है, पिछली बार भी यही पूछा था। जब निचली अदालत में मामला लंबित है, पेंडिंग है, विचाराधीन है, तो कौन सी रिट जारी की जाएगी? प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण
इसी जब वो उच्च न्यायालय में मांगी का उस मामले को पेंटिंग और लंबित है या पेंटिंग है, उससे क्या मतलब जब उसके आप मांगे अपने पास तब से अधिकार क्षेत्र की उसमें कहा गया है अधिकार क्षेत्र की बात। चलिए इसको हम कल पूछेंगे, अभी अभी तो पहले आप लोग समझिए, ठीक है। अभी आप लोग रिटिन नहीं समझ पा रहे हो, जब इसको जाओगे अपने यहाँ रिविजन करोगे, 2-3 बार करोगे, तब कल इस प्रश्न को फिर से चर्चा करेंगे। पहले डेट तो समझ लो। तो उत्प्रेषण समझ में आ गया। उत्प्रेषण जो है, हाँ क्या लिखा है, कुछ हेडिंग डाटा है। हाँ हाँ, उच्चतम न्यायपालिका द्वारा, उच्चतम न्यायपालिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या यो लिखिए, उच्चतम न्यायपालिका द्वारा निम्नतर निम्नतर न्यायपालिका को यह रिट उसमें आ रहा आपका डेटा सिर्फ 10 MB बाकी है। ये कौन सा जो है आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया। अभी स्वयं में था, अब 10 MB हो गया। हमने कहा सर की में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ तो अनलिमिटेड डेटा। क्या लिखा है, क्या लिखा है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी की जाती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी की जाती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी की जाती है। परिस्थितियां क्या है, नोट कीजिए। ए, जब निचली न्यायपालिका ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में, जब निचली न्यायपालिका अधिकार क्षेत्र के अभाव में काम कर रही है या कर चुकी है, काम कर रही है या कर चुकी है, अधिकार क्षेत्र के अभाव में, आप लोग जो है एकाग्रचित नहीं है। अधिकार क्षेत्र के अभाव में काम कर रही है या काम कर चुकी है, ठीक। बी, अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाके काम कर रही है या कर चुकी है, काम कर रही है या कर चुकी है। या कर चुकी है। तीसरा, अथवा निचली न्यायपालिका विधि की त्रुटि के अंतर्गत काम कर रही है या कर चुकी है, काम कर रही है या कर चुकी है। ये विधि की त्रुटि क्या होती है, व्हाट इज एरर ऑफ लॉ। कल्पना कुछ बताओगी, नाम सुना एरर ऑफ लॉ, नहीं सुना। होता यह है जब कभी कहीं कानून की हमारी समझ गलत हो जाती है, कानून कुछ और कह रहा है, हमने उसकी गलत व्याख्या कर ली और निरस्त कर दिया, ठीक। हम कानून को गलत समझ रहे हैं, इसको कहते हैं एरर ऑफ लॉ, ठीक। ऐसा भी हो जाता ना कि कानून में वो नहीं लिखा है जो हम समझ रहे हैं, हमने कानून की गलत व्याख्या कर दी और गलत व्याख्या करके हमने अपने काम कर दिया, तो बात गलत होगी, पूरी बात गलत होगी कि नहीं हो गई। ऐसे भी मामले होते हैं। तो 3 मामले बनते हैं,
या तो मेरे पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, या अधिकार क्षेत्र था हमने उससे ज्यादा ले लिया, या हमने कानून को ही गलत समझ के काम कर दिया, तो चीजें गड़बड़ा गई ना। तो अगर काम कर रहे हो तो मामला पेंडिंग है, तुरंत काम को रोककर अपने पास केस मंगाया जाएगा। और काम कर दिया है तो मामला पेंडिंग नहीं, बात खत्म हो गई। तो निचले ने जो काम कर दिया है उसके निर्णय को, उसके ऑर्डर को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए अपने पास बुलाया जाता है, मंगाया जाता है। क्लियर हो गई? पैरा चेंज कीजिए और लिखिए, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब 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 या तो निचली अदालत में मामला लंबित है, जब या तो निचली अदालत में मामला लंबित है अथवा अथवा निचली अदालत ने मामले पर निर्णय दे दिया है। ठीक, फिर पैरा चेंज कीजिए। उत्प्रेषण में, उत्प्रेषण में निचली अदालत के लंबित मामले को, निचली अदालत के लंबित मामले को, निचली अदालत के लंबित मामले को रोक कर रोक कर रोक कर उच्चतर न्यायपालिका, उच्चतर न्यायपालिका मामले को अपने पास, मामले को अपने पास विचार के लिए मंगा लेती है, मामले को अपने पास विचार के लिए मंगा लेती है, मामले को अपने पास विचार के लिए मंगा लेती है। और कॉमा नए लाइन से, नए पैरा से, और नई लाइन से, यदि निचली अदालत ने, नई लाइन से लिखेंगे, यदि निचली अदालत ने मामले पर निर्णय सुना दिया है, यदि निचली अदालत ने मामले पर निर्णय सुना दिया है, तो उच्चतर न्यायपालिका, तो उच्चतर न्यायपालिका तो उच्चतर न्यायपालिका निचली अदालत के मामले को, निचली अदालत के मामले को या निर्णय को, निचली अदालत के निर्णय को, सॉरी, निचली अदालत के निर्णय को रद्द करके, रद्द करके माने खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी। सेट द ऑर्डर, निचली अदालत के मामले को, निचली अदालत के निर्णय को रद्द करके मामले को अपने पास विचारार्थ मंगा लेती है, मामले को अपने पास विचारार्थ मंगा लेती है। पूरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अपवाद, अपवाद
यह रिट निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होगी। यह रिट निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होगी। विधायी पॉइंट बी, यह रिट विधायी निकाय के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होगी। यह रिट विधायी निकाय के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ए बी सी। नेक्स्ट पॉइंट सी, यह रिट प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध नहीं मानी जाती थी। यह रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध नहीं मानी जाती थी, परंतु उच्चतम न्यायालय के अनुसार उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार इसे प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी प्राप्त किया जा सकता है। इस रिट को प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, पहला चेंज कीजिए, लिखिए वस्तुतः सर्टी अरवई रिट प्रोहिबिशन रिट की पूरक है। आप कुलदीप इन नोट्स को फेयर करते हैं? इस नोट्स को फेयर करते हो हैं? वस्तुतः सर्टी अरवई रिट प्रोहिबिशन रिट की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू प्रोहिबिशन रिट की पूरक है। ठीक है, लिखते हो ना? जो प्रस्तुतिकरण होता है उसका भी एक प्रभाव होता है। अगर आप उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो तो आपको रिवीजन करने में, समझने में बहुत आराम हो जाएगी। और चीजें बस अस्त व्यस्त हैं तो समझने में भी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि हम चीजों को हम बहुत तरीके से लिखा रहे हैं, पैरा को बदल कर, नोट करवा के, कहीं पर अपवाद लिखवा कर, बड़ी व्यवस्था से लिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने उसको कितने आसान तरीके से किस प्रकार से प्रस्तुत करें कि आप जब रिवीजन करो तो बड़ी जल्दी कर लो और बड़ा आसान लगे आपको, इसका ध्यान रखना है। इसलिए हमने पूछा कि आप उसका जो है उसको फेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नोट, NOTE, नोट जहां प्रतिषेध रिट मात्र निवारक है, जहां प्रतिषेध रिट मात्र निवारक के ब्रैकेट में लिखिए प्रिवेंटिव, जहां प्रतिषेध रिट मात्र निवारक है, प्रिवेंटिव। निवारक समझ गए ना, रोक रहा है कि मामला रोक दो उसी जगह।
ब्रैकेट में प्रिवेंटिव लिख लिया। वही उत्प्रेषण ऑडिट निवारक के साथ साथ उपचार भी कर रहा है। उपचारात्मक, ब्रैकेट में लिखिए क्यूरेटिव, स्पेलिंग है क्यूरेटिव, CURA, क्यूरेटिव। वही उत्प्रेषण निवारक के साथ साथ उपचारात्मक भी है। ठीक, बात क्लियर। अब जो है आखिरी बची कौन सी? अधिकार पृच्छा। क्यों वारंटो? क्यों माने क्वेश्चनिंग, क्यों माने क्वेश्चन, वारंटो माने वारंट, माने आपके अधिकार पर, आपके वारंट पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट वारंट। अधिकार पृच्छा लैटिन शब्द है इसके लिए क्यों वारंटो। क्यों वारंटो हिंदी में कहेंगे अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ है, जब बोर हो जाना तो बता देना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से। अंग्रेजी में भी आपको लिखना पड़ेगा, बाय व्हाट अथॉरिटी, या बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट वारंट या बाय व्हाट अथॉरिटी। देखिए, समझ लीजिए होता क्या है। ये तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति ने किसी पब्लिक ऑफिस को, सार्वजनिक पद को गलत तरीके से ग्रहण कर लिया है। वो जिस प्रक्रिया के द्वारा उस पद पर बैठाया गया था, प्रक्रिया सही नहीं थी, या जो योग्यता चाहिए उस पद पे के लिए, वो योग्यता उसके पास थी नहीं, उसने उस पद को धारण कर लिया है। तो ऐसे समय जो है ये डेट जारी करके उससे पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर आए हो। इस पद पर अपने दावे को आप जो है साबित कीजिए, प्रमाणित कीजिए, बताइए, सिद्ध कीजिए कि आप इसके पद के लायक हो। और अगर वो अपना दावा साबित नहीं कर पाता है, उस पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, माने गलत तरीके से, गलत तौर तरीकों से, गलत प्रक्रियाओं से उस पद पे आया है, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, या उसके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं थी, उसके पास वो अर्हता ही नहीं थी जिस पद के लिए होनी चाहिए थी, उसने इस पद को होल्ड कर लिया है, तो उसको उस पद से निष्कासित कर दिया जाता है। यहां शर्त यह है कि पद की प्रकृति सार्वजनिक होनी चाहिए। वो पद एक ऐसा होना चाहिए जिसको संसद ने या विधानसभा ने कानून बनाकर स्थापित किया है, उस पद को, उसका गठन किया है। वो पद ऐसा होना चाहिए कि संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है, माने पद निजी नहीं होना चाहिए। कोई निजी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उसके प्रति रेट जारी नहीं करा सकते कि वो गलत तरीके से उस कंपनी का चेयरमैन बन गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गया है, उसका CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया है उस कंपनी का। किस पर काम नहीं चलेगा। वो पद सार्वजनिक होना चाहिए, वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, ऐसा पब्लिक ऑफिस जो किसी कानून के द्वारा तैयार किया गया है, ऐसा पब्लिक ऑफिस जो संविधान के द्वारा जिसका सृजन किया गया है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वहां का चेयरमैन है,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, ये जो पद है संविधान ने इस पद को बनाया है, उसका कोई चेयरमैन बन गया है और जो प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया, या जो एलिजिबिलिटी चाहिए तो उस पद को में धारण करने के लिए उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी नहीं है, अपने राजनीतिक जो है प्रभाव का इस्तेमाल करके उस पद पे आ गया है, तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति के विरुद्ध आपको खबर लग जाती है कि ये व्यक्ति गलत तरीके से पद पे आया है, आप क्या करोगे? आप हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे? उस व्यक्ति के विरुद्ध क्यों वारंट रिट इश्यू करवाओगे? और फिर उसको पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अब न्यायपालिका क्या करेगी? पूरी जांच करेगी, एक एक चीज देखेगी, हर चीज का पोस्टमार्टम करेगी, इसलिए इस रिट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक, इस रिट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, यह रिट न्यायपालिका द्वारा यह रिट तब जारी की जाती है, न्यायपालिका द्वारा यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से ग्रहण किया है, यहां यह ध्यान रहे कि पद की प्रकृति सार्वजनिक है, कि पद का जो स्वरूप है वो कैसा है? पब्लिक है, सार्वजनिक है, जिसका सृजन संसद या विधानमंडल के द्वारा, संसद या विधानमंडल की विधि द्वारा, जिसका सृजन संसद या विधानमंडल की विधि द्वारा अथवा संविधान के द्वारा किया गया है, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद, ठीक, ये संविधान के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद जो है शायद 315 के तहत जो है ये यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में व्यवस्था की गई है, हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक, जैसे कहते हैं मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था संविधान नहीं करता है, मानवाधिकार आयोग का एक्ट पारित किया गया था शायद 1993 में, ठीक, या 1992 में, उसके द्वारा उस पद का गठन किया गया है। मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होता है, तो ऐसा पद जिसको या तो संविधान ने अपने अनुच्छेद के द्वारा व्यवस्था की है, जैसे कि जो है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, या ऐसा पद जिसको संसद ने कानून बना के गठित किया है, जैसे कि मानवाधिकार आयोग का पद। ठीक, क्या लिखा है? नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ा करो। मंडल ने विधानमंडल, इस रिट को पोस्टमार्टम भी कहते हैं, इस रिट को पोस्टमार्टम रिट भी कहते हैं। अंडरलाइन, इस रिट को पोस्टमार्टम रिट भी कहते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक, अपवाद,
कब नहीं जारी की जाएगी? कोई निजी पद है, ठीक, निजी पद के विरुद्ध ऐसी रिट जारी नहीं की जा सकती। माने कोई निजी पद को किसी व्यक्ति ने अगर गलत तरीके से धारण कर रखा है, आप उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उसके विरुद्ध रिट जारी नहीं करा सकते। लिख लीजिए, जब पद की प्रकृति निजी हो, या किसी निजी पद के लिए अपवाद है, किसी निजी पद के लिए रिट जारी नहीं की जाएगी। दूसरा है मंत्री पद के लिए, मंत्री पद में भी जो है रिट जारी नहीं की जाती है, मंत्री पद के लिए। ठीक, ये 5 प्रकार के रिटें हैं। जब नागरिक के मूल अधिकार का वायलेशन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जैसा मामला बनता है उनमें से ये 5 प्रकार की रिटें हम जारी करवा लेते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो अनुच्छेद 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां से इस रिट को जारी करा सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ये रिट जारी करने में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस पर विचार कर लिया जाए। ठीक, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है। यहां पर यह अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में ही रिट जारी करता है। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिट को जारी नहीं करेगा। ठीक, यूं समझ लीजिए, मेरे पड़ोसी ने मुझे कैद कर लिया, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ, मुझे गलत तरीके से अपने घर में बंदी बनाए हुए है, या छोड़िए मुझे खबर लगती है कि मेरे पड़ोस में जो फैमिली रह रही है वहां पिताजी ने अपनी बिटिया को कमरे में कैद कर लिया है, कोई मोबाइल भी नहीं दे रहे हैं उसको, कमरे में कैद है। मामला हमने पता किया, क्या है, पता चला बिटिया किसी और से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, पिताजी अपनी मर्जी से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए बिटिया का बाहर निकलना, जो लोगों से बातचीत करना बंद, बिटिया को अवैध तरीके से उन्होंने कमरे के अंदर बंद कर लिया है। मैं जागरूक नागरिक हूं, पड़ोस में कुछ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, अब मैं कुलदीप से पूछता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कि जो है ये जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया है। आप हैबस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उस बिटिया को वहां से मुक्त कराइए। बताइए इस मामले में किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? कोई बताए, जो बता सकता है। क्या देगा, क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट? वो अनुच्छेद 21 के तहत जो उसको जो है पर्सनल लिबर्टी का उसका हनन नहीं हो रहा है, आप ये कहोगे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अनुच्छेद 21 के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी देश की स्वतंत्रता दी गई है, आपकी किसी देश की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट यहां क्या करेगा? कौन सी रिट जारी करेगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान रक्षक कौन सी रिट है? आप बताइए, मामला समझ नहीं आया, इतनी कहानी हो गई, कहानी घटना समझ में आ गई ना। अब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक कौन सी रिट है? सबसे पहले ये बताइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस। अब हम ये पूछ रहे हैं कि व्यक्ति, हम सुप्रीम कोर्ट गए कि मेरे पड़ोस में ऐसी बात है, हैबस कॉर्पस रिट जारी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या उस व्यक्ति उसको उसके अवैध तरीके से जो उसको डिटेन किया गया है उसको मुक्त कराने की सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा? हम ये पूछना चाहते हैं। रिट जारी करेगा हैं? हाँ आप बताइए। नहीं करेगा, हाई कोर्ट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट जारी क्यों नहीं करेगा? केवल मौलिक वो निजी पर्सन हो जाता है ना, निजी, उसमें सरकार अनुच्छेद, हमको मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं।
वो उनका पर्सनल मामला है। बाप ने बिटिया को जो है डिटेन किया है, बिटिया को राज्य के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं मिला गया व्यक्ति का स्वतंत्रता का। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कहता है दरवाजे खुले हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन यहां पर बिटिया कहेगा आपको तो आपके पिताजी के विरुद्ध इस प्रकार का कोई मौलिक अधिकार नहीं मिला हुआ है। 32 के तहत जो है, अनुच्छेद 32 के तहत आप में पास तब आओगे जब राज्य के विरुद्ध आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो। आपको अनुच्छेद 21 राज्य के विरुद्ध सुरक्षा देता है, मौलिक अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध सुरक्षा देते हैं। राज्य हमारे साथ मनमानी नहीं करेगा, राज्य को सीमित करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, लेकिन हाईकोर्ट जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की दशा में भी, और मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, हमारा कोई दूसरा अधिकार का हनन हो रहा है, तो भी हाईकोर्ट रिट जारी करने में स्वतंत्र है। सब क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन की दशा में ही 5 प्रकार के रिटें जारी करता है, इसके अलावा रिटें जारी नहीं कर सकता। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आप पहले अन्य विकल्पों को तलाशिए, वहां से अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अलाउड नहीं है। सिर्फ मौलिक अधिकार के मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। इसके अलावा अगर जाना सुप्रीम कोर्ट तो उसका पूरा एक चरण है, उन स्टेप से गुजरते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सीधे नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में ही काम करता है रिटों के संदर्भ में, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार हो, आपका संवैधानिक अधिकार हो, आपका वैधानिक अधिकार हो, किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है उसके लिए वो रिट जारी करेगा। ठीक, तो एक तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन का अंतर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच। सुप्रीम कोर्ट जहां अनुच्छेद 32 के साथ सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन के मामले में आपको राहत देने के लिए रिट जारी करेगा, इसके अलावा नहीं रिट जारी करेगा, सीधे आप नहीं जा सकते। हाई कोर्ट आपको मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो हाई कोर्ट व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा की इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट से अच्छी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मूल अधिकार के उल्लंघन में आपकी रक्षा कर सकता है, इसके अलावा नहीं। हाई कोर्ट चाहे मूल अधिकार की बात हो, चाहे विधिक अधिकार की बात हो, या संवैधानिक अधिकार की बात हो, हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। हाई कोर्ट व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेहतर स्थिति में है। यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक, तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर या तुलना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना। पॉइंट 1, जहां सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में ही, जहां सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में ही पांच प्रकार की रिटें जारी करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ब्रैकेट में अनुच्छेद 32, ब्रैकेट में अनुच्छेद 32, वही हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकार के अलावा, व्यक्ति के मूल अधिकार के अलावा
कुछ भी दो, कुछ भी लिख दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्यक्ति के मूल अधिकार के अलावा वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में भी, वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में भी, के उल्लंघन के मामले में भी पांच प्रकार की रिटें, उपरोक्त 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। उपरोक्त 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अन्य शब्दों में, अन्य शब्दों में हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार, हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से कहीं व्यापक है। हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा व्यापक है। और नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, और नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, और नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के मामले में, हाईकोर्ट की स्थिति, हाईकोर्ट की स्थिति सुप्रीम कोर्ट से बेहतर, सुप्रीम कोर्ट से बेहतर है। बेहतर है माने बेटर। ठीक, बात समझ आ गई? ये 8 लाइन को अंडरलाइन कीजिए। हाईकोर्ट की स्थिति नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर है। ये 8 लाइन को अंडरलाइन कीजिए। पॉइंट 2 देखिए, पॉइंट 2 ये है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, किसी भी नागरिक के अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है भारत में, सुप्रीम कोर्ट उसको रिट जारी कर सकता है। चाहे आप तमिलनाडु में रहते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो या असम में रहते हो। सुप्रीम कोर्ट भारत में कहीं भी आप निवास कर रहे हो, आपके मूल अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो रह रहे हैं उनके लिए रिट जारी करेगा, चाहे व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, सरकार हो। मान लीजिए सरकार का कोई ऑफिस है, सरकार की कोई अथॉरिटी है, तो अगर वो अथॉरिटी, वो ऑफिस उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित है, वहां लोकेटेड है, उसके द्वारा, मान लो कानपुर यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, राज्य की प्रवास में आता है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिससे किसी नागरिक के, किसी स्टूडेंट के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाईकोर्ट भी जा सकता है। हाईकोर्ट कहां जाएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा, वो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट नहीं जा सकता। तो कानपुर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध कोई मामला बनता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। लेकिन अगर मामला जो है मध्य प्रदेश या गुजरात हाई के क्षेत्र का है तो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट जारी नहीं कर सकता। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है डीएम है या कोई जो है कोई व्यक्ति है, मतलब कुछ छुआछूत का मामला बनता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध भी हमें ये उपलब्ध है मूल अधिकार छुआछूत का, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मामला बन रहा है तो उत्तर प्रदेश का जारी करेगा। लेकिन अगर ये मामला मेरे साथ छुआछूत का मान लीजिए व्यवहार होता है महाराष्ट्र में, मैं उत्तर प्रदेश में आके जो है हाईकोर्ट से कहूं कि देखिए आपके उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ महाराष्ट्र में जो है छुआछूत का भेदभाव हुआ, जारी कर दो। उत्तर प्रदेश के हम नहीं कर सकते, मामला कहां का है? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र हाईकोर्ट जाइए। बात समझ आ रही है?
तो अगर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति बेहतर है, हाई कोर्ट की स्थिति संकुचित है। ऋण जारी करने का इसकी हमें जानकारी नहीं, मगर मिलना चाहिए, उसको भी मिलता होगा। क्योंकि खंडपीठ क्या है, खंडपीठ तो उसी का जो एक पार्ट है ना, खंडपीठ बनाई इसलिए जाती है कि आप जो इतनी दूर तक नहीं जा सकते, आप यहां पर देख लीजिए मामला, उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, मगर एक कॉमन सेंस जो है खंडपीठ भी जो है वो जारी कर सकती है। हाँ लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट है, जहां उच्चतम न्यायालय भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति या 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 राज्य निकाय के विरुद्ध रिट को जारी कर सकती है, के विरुद्ध रिट को जारी कर सकती है, या राज्य निकाय, माने कोई इस प्रकार की पब्लिक बॉडी है, सार्वजनिक निकाय, ठीक, जो राज्य के प्रवासन में आ रहा है, के विरुद्ध रिट जारी कर सकती है। वहीं उच्च न्यायालय सिर्फ अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही, उच्च न्यायालय सिर्फ अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अर्थात राज्य सीमा के भीतर उत्पन्न मामलों के लिए ही, अर्थात अपनी राज्य सीमा के भीतर उत्पन्न मामलों के लिए ही रिट जारी कर सकती है। स्पष्ट है रिट के संदर्भ में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, रिट के संदर्भ में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय से बड़ा है, उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय से अधिक बड़ा है, उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय से अधिक बड़ा है। उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड पॉइंट समझ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 32 अपने आप में मूल अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुच्छेद 32 के तहत हमको रिट की फैसिलिटी दी जाए, ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसलिए अगर अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि मुझे रिट जारी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट हमें मना नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि तो मेरा मूल अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट मुझे मूल अधिकार से इंकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 माने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में एक मूल अधिकार है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमें मना नहीं कर सकता। लेकिन हाईकोर्ट जो है 226 अनुच्छेद 226 के तहत ही हमको रिट जारी करता है, ठीक। अनुच्छेद 26 के तहत रिटों को जारी कराना हमारा मूल अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट हमको रिट जारी करने से इंकार भी कर सकता है। हाईकोर्ट द्वारा रिट का जारी करना उसका स्वैच्छिक, उसकी विवेकाधीन शक्ति है, वो मना भी कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत रिट प्राप्त करना मेरा मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट प्राप्त करना मेरा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं,
तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में हम उनसे रिट मांगने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको इनकार नहीं करेगा। सार यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है, इस प्रकार से उसकी गठन किया गया है, वो नागरिकों के मूल अधिकार का गारंटर है, नागरिकों के मूल अधिकार का प्रोटेक्टर है, नागरिकों के मूल अधिकार का डिफेंडर है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के, व्यक्तियों के मूल अधिकार का संरक्षक है। ठीक, लिखिए। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार सब में एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में मूल अधिकार है। अतः अतः सुप्रीम कोर्ट पीड़ित पक्ष को जो विक्टिम है, जो एग्रीव पार्टी है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट पीड़ित पक्ष को रिट जारी करने से इंकार नहीं कर सकता। परंतु परंतु अनुच्छेद 226 के तहत रिट को जारी करना, परंतु अनुच्छेद 226 के तहत रिट को जारी करना परंतु अनुच्छेद 226 के तहत रिट को जारी करना हाईकोर्ट के लिए विवेकाधीन है, हाईकोर्ट के लिए विवेकाधीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप हाईकोर्ट के पास वो कहेगा रिट नहीं जारी करते, हम कोई ऑर्डर इशू कर दे रहे हैं, हम कोई डायरेक्शन इशू कर दे रहे हैं, हम रिट जारी नहीं करते। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने आप में एक मूल अधिकार है, तो हाईकोर्ट के लिए विवेकाधीन है। अतः अतः हाईकोर्ट, अतः सिर्फ लिख लीजिए आगे, अतः हाईकोर्ट रिट जारी करने से इनकार भी कर सकता है, अतः हाईकोर्ट रिट जारी करने से इनकार भी कर सकता है। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को व्यक्तियों के मूल अधिकार के संरक्षक के रूप में गठित किया गया है। अंडरलाइन, सुप्रीम कोर्ट को व्यक्तियों के मूल अधिकार के संरक्षक के रूप में गठित किया गया है। ठीक, अगर एग्जाम में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया, प्रश्न है मूल अधिकार का संरक्षक है, मूल अधिकार का संरक्षक है। ठीक, संसद राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल न्यायपालिका
यहां न्यायपालिका हो जाएगा, यहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा हुआ है। तो प्रश्नों के विकल्पों को देख के आप तय करोगे कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक, यहीं पर जो है आप नोट करके एक बात और भी नोट कर लीजिए, यहीं पर विषय से प्रासंगिक हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का अभिभावक भी है। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है। तो लिख लीजिए नोट, NOTE नोट, नोट। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ मूल अधिकारों का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ मूल अधिकारों का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ मूल अधिकारों का संरक्षक है, बल्कि संविधान का अभिभावक भी है। अभिभावक, कस्टोडियन। ठीक, पॉइंट सेकंड, भारत में मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, भारत में मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ब्रैकेट में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, या सिर्फ जुडिशियल रिव्यू लिख लीजिए, जो चाहे लिख दें। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ब्रैकेट में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सिर्फ 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 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि सभी न्यायालयों को शक्ति प्राप्त नहीं है। आप सोचो कि हर न्यायालय जो है न्यायिक पुनरीक्षण कर लेगा, ऐसा नहीं है। मूल अधिकार का मामला आ रहा है कि किसी कानून के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किसी आदेश के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किसी नोटिफिकेशन के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है मूल अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है, अन्य न्यायालयों को नहीं है। अगर प्रश्न है सभी न्यायालय, प्रश्न इस प्रकार आया, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय, तो सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। ठीक, टाइम कितना हुआ?